अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ माहरूख शहरियार स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ और मेरे साथ हैं अरबाब जहांगीर। लेकिन आज का इस ट्रांसमिशन का मकसद यकीनी तौर पर हम ये तो नहीं कह सकते कि जो मुज़ाकरात हैं वो बहुत अच्छी तरह से कामयाब हो गए हैं, लेकिन अरबाब हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ से जिस तरह से मेहनत की गई है, 21 घंटे के मुज़ाकरात, 21 घंटे तक डायलॉग को आगे बढ़ाया गया है, उसका यकीनी तौर पर कोई ना कोई रिजल्ट ज़रूर निकलेगा। इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि ईरानी स्टेटमेंट भी सामने आया है कि बहुत ज़्यादा इस पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जबकि बहुत फ्रूटफुल बातचीत रही है, बहुत अच्छे और महज़ब तरीके से चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है, दर बंद नहीं हुआ है, बल्कि शायद ये आगाज़ है और 40 साल जंग जिसको इतना वक्त लगा वो रैप अप होने में एक दिन कैसे लग सकता है। और बिल्कुल जो पिछले 38 से 40 दिन में सूरत हाल रही, उसके बाद ये मुज़ाकरात हो जाना और पाकिस्तान में होना, इस्लामाबाद में होना, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। अब अगला दौर कहाँ पर होगा, किस वक्त होगा, आने वाले दिनों में ये बात भी तय हो जाएगी। लेकिन ये 21 घंटे बहुत ही पाकिस्तान की तारीख में याद रखे जाएंगे, चूँकि ईरानी वफ्द ने भी बड़ी पॉजिटिव बातचीत की। उन्होंने कहा कि इख्तिलाफात अपनी जगह पर मौजूद रहे, लेकिन इसके बावजूद भी हम मुज़ाकरात को जारी रखना चाहते हैं। अमेरिका की जानिब से भी ये कहा गया कि अभी इन मुज़ाकरात का कोई हतमी मुआहिदा नहीं हुआ, इसमें कोई नतीजा नहीं निकल सका, लेकिन ज़ाहिर है इससे भी आगे की एक उम्मीद नज़र आ रही है कि जो अगला दौर होगा वो शायद इससे भी बेहतर माहौल में होगा, इससे भी बेहतर अंदाज से होगा। और उसमें जो ये 5-6 पॉइंट्स बहुत ज़रूरी थे, उनमें से शायद अक्सर पर जब तक चूँकि सोचने का मज़ीद टाइम मिल जाएगा, आर्जी जंगबंदी में थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचने का मौका मिलेगा, तो उस पर मज़ीद भी फिर गुफ्तगू हो सकेगी। एहतिशाम उल हक साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद अफजल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अफजल साहब, ये जो सूरत हाल रही है पिछले 21 घंटे में, पाकिस्तान के लिए कितनी हौसला अफजा रही? पाकिस्तान ने दोनों डेलीगेशंस को होस्ट किया, दोनों की बॉडी लैंग्वेज बड़ी ज़बरदस्त थी, दोनों बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ यहाँ पर आए थे और ज़ाहिर है इनकी रवानगी भी बड़ी पॉजिटिव अंदाज से हुई और हो रही है। तो अब ये आगे किस जानिब जाते देख रहे हैं आप मामला? इसके बारे में देखिए, जो जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, हमें इसको इस एंगल से देखना चाहिए कि ये एक पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की अवाम के लिए और पाकिस्तान की हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमने एक सुपर पावर और एक अपने ग्रेट नेबर को, उनके वफूद को यहाँ पर हमने होस्ट किया और तकरीबन 43 साल बाद हमने इन दोनों पार्टियों को आमने सामने बिठाया। ये पहली दफा है 77-78 के बाद कि अमेरिका और ईरान दोनों जो है वो आमने सामने बैठे। तो इसमें जहां एक तरफ पाकिस्तान की कामयाबी है, पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ है, दूसरी तरफ ये जो दोनों पार्टियां हैं इनको भी एक दूसरे को ज्यादा बेहतर तरीके से समझने का मौका मिला है। ये दोनों ही जो पहले तो पॉइंट एक्सचेंज हो रहे थे, तो अब दोनों ने वो जो पॉइंट हैं, दोनों के जो कॉमन पॉइंट हैं, ग्राउंड हैं, वो भी आइडेंटिफाई किए हैं और जो दोनों में एक दूसरे से इख्तलाफात हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया है। तो हम इसको फिल वक्त एक टेम्परेरी जो तात्पुल है वो कह सकते हैं। मैं इनको बिल्कुल निगोशिएशन का एंड नहीं समझता और मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान की काविशें जो हैं वो रंग लाएंगी और पाकिस्तान इंशाल्लाह इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाएगा और पाकिस्तान की इज्जत में मजीद इजाफा होगा। राइट, ऑलराइट, स्टे विद अस। एहतिशाम साहब, वही बात जिस तरह से अभी की भी जा रही है और यही बात हम रात से देख भी रहे हैं कि जो स्टेटमेंट सामने आए हैं दोनों जानिब से डेलीगेशंस के, उसमें ऐसा कहीं पे भी हमें तासुर नहीं मिला कि खुदा न खास्ता कोई बहुत बुरी चीज़ हो गई हो। बहुत बड़ी चीज़ अगर नहीं हुई है तो कुछ बहुत बुरा भी नहीं हुआ है। और जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज जाते वक्त ही हमने देखा, जेडी वेंस जब मौजूद थे, हमारे फील्ड मार्शल उनके हमरा मौजूद थे, मुस्कुराहटें, स्माइल्स उस वक्त भी चेहरों पर थी। तासुर यही था कि चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है। तो यहाँ से को हम आगाज कंसीडर कर सकते हैं। देखिए मारूफ, इसमें कोई शक नहीं है कि आगाज बहुत अच्छा हुआ था। पाकिस्तान की सहूलतकारी से जिस तरीके से दो बड़े, जिसको कहना चाहिए एनिमी कंट्री जो है ना, उनको हमने एक मेज़ पे बिठा दिया, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। चले हम ज़्यादा इस पर नहीं बात करते। अब इस वक्त देखने वाली बात है कि जेडी वैंस ने जो मारूफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 3 सवाल लिए उन्होंने, और एक सवाल के जवाब में जब पूछा गया डिटेल में, उन्होंने कहा यार जितनी बातें हुई हैं, मैं अब ज़रूरी नहीं कि मैं इस वक्त सारी बातें आपसे बताऊंगा। इसका मतलब है, जो मुझे लग रहा है कि अभी बहुत सारी चीज़ें जो और हो सकती हैं उनको बीच में छोड़ा गया है। हम ये कह सकते हैं कि मुज़ाकरात में तातुल आया है
हम मारूफ ये नहीं कह सकते कि मुज़ाकरात कोलैप्स कर गए हैं। हम ये नहीं कह सकते कि विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो बनी थी वो अब ज़ाया हो गई है। देखें, अब जो जिस बात का हम इसको कह सकते हैं तो सेटबैक मुझे भी लग रहा है, आपको भी लग रहा है, सबको लग रहा है। दो चीज़ें थी, अब दो ही बातें उन्होंने की। मेरा और आपका सबका ख्याल था कि जी ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुल जाएगी तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से बात कम हुई है। आज आके वो जीरो एनरिचमेंट की बात उन्होंने की, वो यूरेनियम की बात की, उस पर बड़ी बहस हुई। जो इतलात आ रही है उसमें है कि जी ये भी तय हुआ कोई ये जो 450 किलोग्राम यूरेनियम है इसको चाइना को दे दिया जाए, रशिया को दे दिया जाए। अमेरिकन ने कहा नथिंग डूइंग। फिर एक तजवीज़ ये भी आई जो मुझे पता चली कि ये पाकिस्तान को दे दें, तो पाकिस्तान ने खुद थोड़ा सा इस पर जिसको कहते हैं वो दिखाया कि भाई ये हमें इतना उस पर ना करें। फिर ये हुआ कि जी इसको एटॉमिक एनर्जी कमीशन को दिया जा सकता है, लेकिन मारो कि इस पर बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन लिया ईरान ने। देखें, ईरान का ये कहना है कि जी अब अगर बात हो गई है जैसे कि JCPOA में तय हुआ था 2015 के मायदे में कि हम ये 60% ही 3.5% पे ले आएंगे और हमने NPT साइन किया हुआ है, नतीजतन आप हमें सिविलियन पर्पजेस के लिए इसको करने दें। उन्होंने कहा जी नथिंग डूइंग ये नहीं होगा, ये हमारी डेडलाइन है। यहाँ तक तो जो ब्रेक डाउन हुआ जो कि हाँ जी, अब ये कि आपने देखा कि ये तो JD वैंस बात करके चले गए, उन्होंने उनके डेलीगेशन ने ईरानियों ने नहीं बात की। अपनी सरकारी एजेंसी की तरफ से पैगाम आया कि जी बातचीत जो है ना वो बीच में रह गई है। अब जो है ना वो बाल जो है ना अमेरिका की कोर्ट में है। अब दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ ये कह के चलेंगे कि चलें, अभी तो 5-6 दिन रहते हैं जिसमें सीज़फायर जो हुई है। अब ये होल्ड अगर मारूफ करती है, जो पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि ये सीज़फायर होल्ड कर जाए, और इस इंटरवीनिंग पीनिंग में जो पाकिस्तान का रास्ता है, जो एक्सपर्ट उनके चले कुछ बैठे हुए हैं, टेक्निकल डिस्कशन करने वाले लोग असल लोग हैं जिन्होंने बहुत सारा जिसको कहते हैं कवर किया था इस हवाले से मैदान कि हमने बातचीत को किधर लेके जाना है। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि सूरत हाल फ्लूइड है, लेकिन थोड़ी सी परेशानी वाली बात यह है कि जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि जब हमने 2 जहाज भेज दिए वहाँ पे आबनाए हुर्मुज़ में, क्योंकि उन्होंने ईरान में समुद्री अपना क्या कहते हैं बारूदी सुरंगें रखी हुई हैं उसको ख़त्म करने के लिए। अब ये ट्रिगर कर सकता है कॉन्फ्लिक्ट। अब देखें, दूसरा मारूफ यह कि ईरान जो है ना इस हवाले से थोड़ा सा जिसको कहते हैं उन्हें लीनिएट हुआ था जब कहा गया कि जी देखें एक तरफ आप है, दूसरी तरफ ओमान है, वो भी एक पट्टी लगती है, वो भी जॉइंटली आप इसको टैकल कर सकते हैं। तो वो भी बातचीत हो रही थी, लेकिन JD वैंस साहब ने एक ही बात की और उन्होंने कहा कि जी हमारा मुतालबा, हमारी रेड लाइन यही है कि यूरेनियम वाली बात, और आपको हमने यूरेनियम के जरिए आपको हमने न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना। अब ये आगे चल के मामला किधर जाएगा। अब देखें ना जिस तरीके से चाइना की बड़ी भरपूर सपोर्ट उनको आ गई है मिलिटरली, उधर से अमेरिकन को भी पता चल गया है कि रशियन ने भी सपोर्ट दिया, तो अब ज़्यादा डर लग रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट आगे ना बढ़े। अब मेरा ख्याल है कि दोनों साइड से अपने अपने कार्ड मतलब तरीके से खेले गए तो मेरा ख्याल है फिर सूरत हाल बन सकती है। और फिर मुझे लगता है कि जो मेरी इतलात हैं वो ये है कि पाकिस्तान की कोशिश है कि नेक्स्ट वेन्यू तय करते हैं, फिर दोबारा मिलाते हैं, जो पहले से लोग मौजूद हैं उनके साथ पाकिस्तान राब्ते में है। तो मुझे जो लग रहा है कि ये एक कंटिन्यूटी है, और इसहाक डार साहब बड़े बारीक तरीके से जिस चीज़ों को लेके जा रहे हैं कि ये जो थोड़ा बहुत सेटबैक है, ब्रेक डाउन नहीं कहूँगा, सेटबैक है। अब सेटबैक को अब कैसे दूर कर सकते हैं, मेरा ख्याल है अब देखना चाहिए कि अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प के बैक टू बैक अगर ट्वीट नहीं आते तो मेरा ख्याल है इस मामले को संभाला जा सकता है। और आखिरी बात यह है कि जो मुझे पता चली है कि JD वैंस जो फील्ड मार्शल को कह के गए हैं और थपकी दे के गए हैं, उनका यही था कि यार नथिंग डूइंग, अभी वी आर एट इट, मतलब इसको हम लेके चलेंगे आगे। तो मुझे लगता है कि ये उम्मीद की किरण है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है शाम साहब, जाहिर है कि अभी ये मामला आगे चल रहे हैं, जबकि इस मुज़ाकरात के दौरान भी 1-2 ट्वीट्स ऐसे आए कि जिससे कुछ संजीदगी का उनसे डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नजर नहीं आ रहा था। ज़ाहिर शाह शिराजी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, में ज्वाइन कर चुके हैं। सलमान अमान नुमाइंदा खुसूसी हैं बोल न्यूज़ के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सलमान, जब ये डेलीगेशन वापस गए हैं उस वक्त का माहौल, जब ये आए थे उस वक्त एक जैसे मूड्स रहे, बड़ी कामयाबी के साथ ही मुज़ाकरात रहे, कल सारा दिन आप कन्वेंशन सेंटर में रहे, अब इस वक्त क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है आगे के हवाले से?
देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बात ऐड करना चाहूँगा कि मुज़ाकरात के ऊपर यकीनी तौर पर जो आउटकम हमारे सामने आया है उससे बहुत सारे लोग मायूस हुए, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज़म था और जब से दोनों मुल्कों की जानिब से ये मुज़ाकरात की दावत, इस्लामाबाद टॉक्स की दावत कबूल की गई थी, तो सब बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद थे। लेकिन दुनिया, जिस तरह से मैं कल भी कह रहा था कि दुनिया दम साधे इन मुज़ाकरात को देख रही है, क्योंकि इन मुज़ाकरात के ऊपर मशरिक़ वस्ता में रहने वाले करोड़ों इंसानों और उसके साथ साथ दुनिया की बहुत बड़ी आबादी की जो मुआशी सूरत हाल है उसका दारोमदार जो है वो मुनहसर है। तकरीबन 50 साल आप देख लें कि इन दो मुल्कों के दरमियान इस लेवल की टॉक्स नहीं हुई, इस लेवल का राब्ता नहीं हुआ। तो जो 50 साल की बदएतमादी थी, 50 साल का बैगेज था, वो दोनों के पास मौजूद था। जब अराइवल की अगर आप बात करें, अराइवल के वक्त देखें कि किस तरह की बॉडी लैंग्वेज जो है दोनों वफूद की बहुत ज़बरदस्त थी। जो इस्तकबाल करने वाली पार्टी थी जिसके अंदर नायब वज़ीर आज़म इसाक डार थे, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल थे सैयद आसिम मुनीर, तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज़म था, बहुत ज़्यादा इत्मीनान था, बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो गर्मजोशी है, खुलूस है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा था मेहमानों की बॉडी लैंग्वेज से और मेज़बानों की बॉडी लैंग्वेज से भी। उसके बाद मुज़ाकरात में आप देखें, कल जब प्राइम मिनिस्टर से ये दोनों डेलीगेशन मिले उस वक्त भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक ऑप्टिमिज़म जो है उसके साथ ये लोग आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जाहिर है कि जब मुज़ाकरात के लिए आप बैठते हैं, और मुज़ाकरात भी एक मैराथन किस्म के मुज़ाकरात हुए हैं, कई घंटों पर मुहित, ऑलमोस्ट 24 घंटे पर मुहित, क्योंकि आते ही डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ दोनों जानिब से शुरू हो गई थी, पहले इनडायरेक्ट और उसके बाद फिर डायरेक्ट। जब गए हैं जेडी वैंस की बॉडी लैंग्वेज की अगर हम बात करें, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, इसाक डार की बात करें, और ईरान की तरफ से अब तक की जो ऑफिशियल या एक आप कह लें कि काबिल एतमाद स्टेटमेंट या बयान सामने आया है वो इस्माइल बकाई का आया। और इस्माइल बकाई के बयान से अगर मैं शुरू करूं तो बहुत ज़्यादा वो पुरुमीद आप कह लें या उम्मीद अफसा मुझे इसलिए दिखाई देता है कि उसमें उनका कहना है कि ईरान ने मुज़ाकरात ख़त्म करने का या डिप्लोमेसी ख़त्म करने की बात नहीं की। ईरान समझता है कि ये मामला जो हैं वो जारी रहने चाहिए, और इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया और ये भी बताया, बेसिक चीज़ तो वहीं से सामने आई है कि 2-3 उमूर के सिवा तकरीबन बाकी बड़े जो मामला थे उसके ऊपर इत्तफाक हो चुका था। उनका कहना था कि ईरान जो है वो गैर मुल्की, जो उनका रिवायती एक मौक़िफ़ है कि गैर मुल्की दबाव या गैर कानूनी दबाव जो है उसको कबूल नहीं कर सकता। इसी तरह जेडी वैंस भी कह कर गए हैं कि हमने ईरान को एक बहुत बड़ी ऑफ़र दे दी है, एक ईरान के पास अब अमेरिकन जो पेशकश है या अमेरिकन दावत जो है वो मौजूद है, ईरान उसको कबूल कर ले, तो इससे हमें उम्मीद दिखाई देती है। और उसके साथ साथ जो इसाक डार हैं पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म, जिनकी बिलाशुबा बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, एफर्ट्स हैं इन तमाम तर चीज़ों को सक्सेसफुल बनाने के लिए, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी बात यही की गई है कि पाकिस्तान अब भी अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो है जारी रखेगा। इब्तदाई तौर पर जंग बंदी की जिस ड्यूरेशन की बात की गई थी 15 दिन, अगर हम उसको देखें तो उसमें भी तकरीबन ऑलमोस्ट एक हफ्ता अभी बाकी है। तो एक उम्मीद की किरण या रोशनी जो है वो हमें दिखाई दे रही है। और अगर पाकिस्तान दोबारा इनको किसी न किसी तरीके से इंगेज करने में कामयाब हो जाता है, इंगेज तो हैं लेकिन आपस में बैठने के लिए अगर हम इनको मनाने में या राब्ते करने के लिए इनको कायल करने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये एक और पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी होगी। और इसी से मेरे ख्याल है दुनिया भी ज़रा चैन का सांस लेगी। एग्जैक्टली। सलमान साथ ही रहेगा, ज़ाहिर शाह शराजी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इसी दौरान हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ ही मौजूद होंगे। ज़ाहिर शाह शराजी साहब, आपसे जानना चाह रहे हैं, जिस तरह से हम जेडी वैंस के अगर जुमले देखें तो यकीनी तौर पर उससे एक उम्मीद की किरण नजर आती है, खास तौर पर जब उन्होंने ये कहा नथिंग गुड येट, तो वो जो येट है तो वो हमें बताता है कि शायद अभी दरवाजे आगे खुले हैं, मजीद बातचीत का सिलसिला जारी रह सकता है, और जो सीज फायर है वो मजीद भी होल्ड किया जा सकता है, होल्ड हो सकता है, क्योंकि अभी 3-4 दिन 5 दिन बाकी हैं सीज फायर का जो मुतय्यन वक्त था वो खत्म होने में। तो इस दौरान आप कोई बड़ी डेवलपमेंट होती देख सकते हैं, क्योंकि ईरान की जानिब से भी कहा जा रहा है कि हमने तो अपनी बात रख दी है, अब अमेरिका इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्ड करता है ये देखना है। बहुत बहुत शुक्रिया मारूफ। देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये एस्केलेशन या ये जंग पाकिस्तान में शुरू नहीं हुई, लेकिन इस्लामाबाद एज अ न्यूट्रल ग्राउंड, एज अ सोर्स टू गेट टुगेदर बोथ एडवर्सरीज और उनको एक नेगोशिएशन पॉइंट के ऊपर ले आए हैं। तो सबसे बड़ी कामयाबी ये है। दूसरा देखें, डीजी वेंस की छोटी सी एक प्रेस ब्रीफिंग थी, उसके अंदर उन्होंने एक बात की कि वी आर नॉट गोइंग टू हैव अ डील, मैं बगैर डील के जा रहा हूँ। लेकिन अगली बात उसको शायद जो स्पॉयलर्स हैं और जो इस वक्त हम समझते हैं कि पाकिस्तान को अंडरमाइन करने की कोशिश करने वाले जो मीडिया आउटलेट है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने बड़ा पॉजिटिवली इसको लिया है कि दिस इज अ बिगिनिंग।
और अगर आप डिप्लोमेसी की बात करते हैं, डिप्लोमेटिकली ओवरनाइट आप इन तमाम चीज़ों को 50 साल की दुश्मनी को एक सेकंड में हल नहीं कर सकते। अगर इस 21 घंटे एक हाई लेवल डेलीगेशन डीजे विंस और यहाँ पे जो है वो कालीबाब की शक्ल में मिला है, तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने डिस्कस की हैं। और एक चीज़ और है, बेशक दोनों जो ममालिक जिस स्टेज पे खड़े हैं, अमेरिका अपनी फेस सेविंग चाहता है, ईरान खुद जो है विक्टोरियस बन के सामने आना चाहता है, क्योंकि उसने भी अपने लोगों को अपनी रेजिलियंस की, अपने रेजिस्टेंस की जो कुर्बानियां दी हैं, उसके लिए एक जवाब पेश करना है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को परसुएट किया कि मैं पीस टॉक्स करना चाहता हूँ, इसमें कोई दूसरी मतलब राय अब नहीं है। अब आखिरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ें आगे मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगी, अभी हमें पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए। और देखें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर ईरान का भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो तो खुला है, सबके लिए खुला है, जो उसके खिलाफ हॉस्टिलिटीज नहीं कर रहे, जो उसके खिलाफ नहीं लड़ रहे। हाँ, उन दुश्मनों के लिए भी खुला है सिवाय इजराइल के, जो पाकिस्तान के झंडे के साथ यहाँ पे जो है ना अपने जो है वो शिप्स गुजारना चाहते हैं। तो मतलब द ऑप्शन इज वेरी क्लियर। दूसरा देखिए, न्यूक्लियर इनरिचमेंट पे कभी भी ईरान ने कहा ही नहीं है, वो सिग्नेटरी है एनपीटी का, और उसने बार बार यही कहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना रहा। तो बोन ऑफ कंटेंशन कहा है। बाकी जो इस वक्त इनसाइड सोर्सेज ये कह रहे हैं कि जो नटाज और बुशेरा के उसके ऊपर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर जो अटैक हुआ है, उसके बाद तो ईरान ने कन्वे कर दिया कभी दैट इनरिच्ड यूरेनियम हैज कन्वर्टेड इनटू अ डस्ट। और आपने देखा प्रेसिडेंट ट्रंप का एक ट्वीट भी कि हम डस्ट को इकट्ठा करेंगे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अमेरिका को एक बहुत बड़ी फेस सेविंग चाहिए थी, जो मिल गई है। और ये उम्मीद है, इसमें एक और चीज़ जो सामने आ रही है कि शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब जाएं। मुख्तलिफ हवाले से कंफर्म नहीं है, हमारी फॉरेन ऑफिस ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि शायद पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया को एक जॉइंट वेंचर कर सके फॉर पेट्रोलिंग, फॉर सेफ्टी ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मज़, और उसमें मेरे ख्याल में ईरान भी कन्विंस हो। तो देखिए, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ हमें पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए कि अमेरिका शायद दोबारा रिजॉर्ट करेगा टू मासिव बॉम्बिंग। हाँ, जो स्पॉयलर्स की शक्ल में इजराइल मौजूद है, वो जरूर कोशिश कर रहा है और उसकी कोशिश है। और इसमें अगर हम देखें, अमेरिकी वफ्द के अंदर दो जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो इसराइल के रिप्रेजेंटेटिव थे, वो अमेरिकन नहीं थे। विटकॉफ और कुशनर जो है वो दे वर रिप्रेजेंटिंग नेतन्याहू। और इस तमाम जंग के आर्किटेक्ट यही दो अशखास हैं, अलॉन्ग विद मार्को रूबियो और पीट हेग्सेट। तो एक चीज़ ज़रूर हमें देखनी है कि अगर अमेरिका को फेस सेविंग चाहिए तो इसको पाकिस्तान के इस तमाम इनिशिएटिव की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और ये मेरे ख्याल में होगा भी। आखिरी एक मामला ये है कि ईरान जिस तरीके से अपने मामला के ऊपर स्टैंड कर रहा है, वो स्टिल चाहता है, और उसके बाद शायद कोई और कार्ड है, और न्यूक्लियर जो पावर है उससे ज़्यादा बड़ा कार्ड जो इस वक्त जंगी है वो है स्टेट ऑफ हॉर्मज़, क्योंकि इसने तमाम दुनिया को एक लिहाज से डिस्टेबलाइज कर दिया है। साथ साथ अगर यूरोपीय यूनियन है या हमारे मिडिल ईस्टर्न ममालिक हैं, पाकिस्तान किसी तरीके से कन्विंस कर देता है ईरान को कि वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को निशाना ना बनाए, खास तौर पे सऊदी अरब और कतर, तो मेरे ख्याल में एक विन विन सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। आप एक चीज़ देखें, कुछ मिडिल ईस्टर्न ममालिक ने बिल्कुल साइड ले ली है, जिसमें यूएई है, आपका बहरीन है, कुवैत है। वो तो ऑलरेडी अगर आप देखें तो यूएई आपके खिलाफ हॉस्टिलिटीज में इन्वॉल्व रहा है, उससे तो हम मजीद बात भी ना करें तो बेहतर होगा। बल्कि इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिसी बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि जो हॉस्टिलिटीज हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर यूएई, कुवैत और बहरीन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग BLA, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग TTP, ये एक बड़ा सीरियस इशू है। तो लिहाजा पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में ये तमाम जो हालात हैं मिडिल ईस्ट के, वो बड़ी हद तक सक्सेसफुल साबित हुए हैं। एक लिहाज से आप देखें, अगर सऊदी और कतरी हमें $5 बिलियन देने के लिए तैयार है, अपार्ट फ्रॉम दैट वो हमें जो है वो $5 बिलियन का ऑयल और वो भी देंगे, पेट्रोल भी। तो ये एक पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़्यादा कामयाबी वाली सूरत है। हाँ, आखिरी चीज़ जो पाकिस्तान शायद टाइट रोप पे है वो ये है कि अगर एस्केलेशन बढ़ती है तो फिर क्या होगा, क्या सऊदी अरब के ऊपर अटैक होता है, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट इशू है। और बेशक मिलिटरीली पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है इन दोनों मुल्कों को साथ बिठा के, अगर इन केस ऑफ एनी एग्जैजरेशन ऑफ हॉस्टिलिटी, जंग फैलती है तो फिर जरा पाकिस्तान के लिए मसला। जाहिर साहब, ये पॉइंट बड़ा डिटेल से आपका आ गया, लेकिन अब यहाँ पर सवाल अफजल साहब ये भी बनता है कि अगर एक या दो कॉमन ग्राउंड्स पर कंसेंसस था और उसको अनाउंस भी कर दिया जाता तो आगे के लिए एक बड़ी पॉजिटिव एक प्लेटफॉर्म बन सकता था, एक फाउंडेशन बन सकती थी। जैसे लेबनान का सीज फायर, अगर उस पर थोड़ी सी अमेरिका लचक दिखाता, या जो कंपनसेशन वाला मामला था, ये जो गल्फ कंट्रीज से उनके निकलने की सूरत हाल है, उन चीज़ों पर अगर पार्शल या थोड़ा सा कुछ शराइत के साथ अगर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी शो की जाती है अफजल साहब, तो एक बड़ा ब्रेक थ्रू करार दिया जा सकता था इसको, और फिर आगे के डायलॉग के लिए भी एक फिजा साजगार हो जाती।
आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? अफजल साहब से, अफजल फिर साहब आपकी से, तरफ जी। एक एक करके तरफ वापस है, फिर एहतिशाम साहब की तरफ जाएंगे। जी अफजल साहब। सर, इसमें देखिए जो बातचीत आप क्या कर रहे हैं वो बिल्कुल मुनासिब है कि अगर इस वक्त थोड़ा सा इसमें ब्रेक थ्रू हो जाता, मिनिमम असेंशियल पे ये एग्री हो जाते तो बात बेहतर हो जाती। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये बातचीत जो दोनों पार्टी के बीच में चल रही थी, उस बातचीत में एक तात्तुल है। और जैसे हमने भी कहा कि दोनों पार्टियों के टेक्निकल लोग अभी भी पीछे हैं और ये दोनों पार्टियां ही, ईरान भी और अमेरिका भी, ये दोनों अपनी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उसको भी पूरी तरह प्ले कर रहे हैं। और उसके नतीजे में ये जो पीछे लोग हैं, टेक्निकल लोग हैं, चाहे वो अमेरिका के हैं चाहे वो ईरान के हैं, वो उन बातचीत से, उन रेड लाइन से जिनको जेडी वैंस छोड़ के जा रहा है या जिनको अमेरिकन वक्त पीछे छोड़ के जा रहा है, उन पे मजीद बातचीत होगी। और जैसे ही ये ब्रेक थ्रू होगा, आई एम वेरी सर्टन, आई एम वेरी होपफुल कि ये बातचीत दोबारा से रिज्यूम होगी। और जैसे हम सुन रहे थे कि इसमें कुछ पार्टीज जो हैं वो जीसीसी कंट्रीज में भी कुछ पार्टीज ऐसी हैं जो कि आई मे नॉट से कि जी वो इसमें कुछ थोड़ा सा स्पाइलर का रोल भी प्ले कर रही हैं। लेकिन उन चीज को लीविंग दैट असाइड, नॉट विद स्टैंडिंग दैट, जो इसका आउटकम होगा वो आप देखेंगे कि आपके मुल्क के लिए पहले से ही नजर आना शुरू हो गया। आप कभी आज जो है अपनी कराची पोर्ट की एक्टिविटीज देखें और आप अपनी गवादर की अपकमिंग जो है इन दिनों में देखें, तो इस सारे मसले को हल करने में अगर हम कामयाब हो जाते हैं, जिसके लिए आई एम क्वाइट होपफुल कि ये जो नेक्स्ट दौर होगा बातचीत का वो जल्दी ही होगा। क्योंकि दोनों पार्टी जाते हुए ये नहीं कह के गई कि हम दिस इज एंड ऑफ इट, दे हैव सेड कि जी हम अपनी रेड लाइन छोड़ के जा रहे हैं और इन पे दोनों पार्टी गौर करें। और उसके लिए अपने वफूद के कुछ लोग भी पीछे छोड़ के जा रहे हैं, तो ये बातचीत भी आगे बढ़ेगी। और मुझे उम्मीद है कि ये जो सीज फायर है इसकी ड्यूरेशन भी आगे बढ़ेगी। और जैसे हमने पहले बात की थी कि ये एक बहुत ही लंबा जो है इन दोनों पार्टीज के बीच में इशू है। हम चले जाते हैं कि जी जहां तक आबनाए हुर्मुज़ की बात है, उस पे अमेरिका पे भी और ईरान पे भी, दोनों पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर है फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, इंक्लूडिंग यूरोप और ईस्ट एशिया और बाकी मुल्कों का। तो लिहाजा इस पे सारे ही जो है वो निगोशिएट करके तो सेटलमेंट की तरफ बढ़ेंगे। जहां तक न्यूक्लियर वाला है, न्यूक्लियर वाला आई टेल यू इट इज नॉट अ बिग इशू, इट इज जस्ट being made an issue by the Americans and the Israelis for their domestic audience। और ये वो ट्रॉफी के ऊपर जो है वो एक नगीना है जिसको लेके वो वापस जाना चाहते हैं और जाके कहना चाहते हैं कि हमने ये कर लिया। अदरवाइज जो कुछ अब तक हुआ है उससे हमें डिसअपॉइंट नहीं टू यू, क्योंकि जब तक आप लोग हम तक खबरें ना पहुंचाएं शायद हम यहाँ पर बैठकर कुछ भी आगे जो है वो कन्वे नहीं कर सकते। सो बताइएगा कि कल से आप सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं, ओवरऑल सिचुएशन आपके सामने है, आपने जो खुद अखज़ किया है वो क्या है? जो टाउन में बातें हो रही हैं, इर्द गिर्द जो सारे जुमले आपने सुने वो क्या थे? लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं अभी भी कि ये सीज़ फायर जो है वो होल्ड करेगा और मज़ीद जो मुज़ाकरात का सिलसिला है वो आगे बढ़ेगा? उम्मीदें तो बिल्कुल हैं और उम्मीद से ही दुनिया कायम रहती है और डिप्लोमेसी तो बेस ही उम्मीद पर करती है। लेकिन इसके हवाले से जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आई है, आप देखिए कल तक हम अपने सोर्सेज से नो डाउट राब्तों में थे, बात भी कर रहे थे, कुछ ना कुछ हम तक पहुंच भी रहा था। लेकिन जो हकीकी चीज़ आई वो आज सुबह जेडी वैंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही सामने आई। उससे पहले हमें सिर्फ इतना पता चल रहा था कि मुज़ाकरात का पहला दौर शुरू हो गया, बातचीत हो गई, चाय का वक्फा हो गया, दूसरा दौर शुरू हो गया, कुछ पॉइंट्स के ऊपर इत्तेफाक हो गया, कुछ पॉइंट्स के नाम भी सामने आए। लेकिन एक बहुत ज़्यादा एक जो मीडिया के अंदर एक आपको पता है कि एक बहुत ज़्यादा स्पाइसी या चटपटी ख़बरों का मामला है, वो कल नहीं हुआ और पाकिस्तान के मीडिया ने अपने आप को मजाक बनने से रोका और पाकिस्तान के मीडिया ने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत दिया कि इस किस्म की स्पेकुलेशंस जो कि हम अपने साथ वाले मुल्क से देखते हैं, गोदी मीडिया वहाँ पर मौजूद है, क्लाउन
क्राउन्स आपको नज़र आते हैं जर्नलिस्ट का रूप धारे हुए वहाँ पर। तो वो हमने तो ऐसी चीज़ें देखी हैं कि जो बहुत हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के मीडिया ने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत दिया। जहाँ तक उम्मीद की बात है तो डेफिनेटली उम्मीद मौजूद है। जितने हमारे अभी तक के एनालिस्ट हैं, एहतिशाम साहब हैं और पेशावर से ज़ाहिर साहब हैं, वो सब के सब मेरा ख्याल है और बशमूल मेरे, हम सब इस बात पर कन्विंस हैं कि अब भी एट द एंड ऑफ द टनल जिसे कहते हैं ना कि एक लाइट हमें नज़र आ रही है। जेडी वैंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बात हमें दिखाई दी। ईरानी स्पोक्स पर्सन की जो मीडिया गुफ्तगू है उसमें भी, और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जारी रहेंगी। और इस वक्त मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा फोकस जो है वो यही है और यही होना चाहिए कि जो सीज़ फायर एक पहले से एक फ्रेजाइल सेंसिटिव किस्म का सीज़ फायर है, ये सीज़ फायर प्रिवेल करे और इसकी ड्यूरेशन में इजाफा किया जाए ताकि बातचीत जो है वो मज़ीद अच्छे अंदाज के अंदर आगे बढ़ सकें। डेफिनेटली अब लग रहा है कि किसी न किसी लेवल पर दोनों मुल्कों की इंटरेक्शन मौजूद है। पाकिस्तान अपना पार्ट प्ले कर रहा है, नो डाउट इसमें कि जो हम ऑप्टिक्स आज एक्सपेक्ट थे कि इस्लामाबाद अकॉर्ड होगा और पूरी दुनिया के अंदर एक नई खुशी की लहर आएगी, वो नहीं हुआ। लेकिन इंटरेक्ट करना इन ममालिक का, आपस में एक साथ बैठना 50 साल के वक्फे के बाद और एक दूसरे की बात सुनना और एक दूसरे फिर बहुत शुक्रिया सलमान आपका। आप भी थोड़ा सा रेस्ट करें और ऐसा लग रहा है कि अभी ये 2-4 दिन का फेज़ भी एक मिल गया है डेलीगेशंस को भी सोचने का, समझने का। बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान हमारे साथ मौजूद थे, मोहम्मद अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हारिस साहब, अब ये ज़ाहिर डेलीगेशंस की वापसी पॉजिटिव अंदाज से हुई, लेकिन एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो डोनाल्ड ट्रंप की है वो भी सबके सामने। अगले 2-3 रोज़ कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो फिर काउंटडाउन शुरू हो जाएगा कि अब 3 रोज़ बाकी हैं, 4 रोज़ बाकी हैं सीज़ फायर के ऐलान को ख़त्म होने में। तो कोई ऐसी खबर निकल कर अगले 2-3 रोज़ में आनी चाहिए जो हौसला अफजा हो? लेकिन बात यह है कि एक तो कोई तकरीबन 4 दहाइयों के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका को और ईरान को एक छत के नीचे बिठाया, उनसे मुलाकात करी, 1 to 1 बिठाया, काफ़ी इत्तेफाक अच्छी बात, अच्छे तरीके से बातचीत हुई है और उसमें डिस्कशन हुए, डिफरेंट पॉइंट पर बात हुई। मुझे लगता है कि क्योंकि जब इतने अच्छे बात बैठते हैं और इतने कॉम्प्लिकेटेड इशूज हों, एक ने 15 पॉइंट दिए, एक ने 14-10 पॉइंट दिए, इट टेक सम टाइम। आई एम श्योर जिस तरीके से ये भी कहा गया कि हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, वी आर होपिंग फॉर इट, ये नहीं कहा कि मुज़ाकरात खत्म हो गए और हम चीज़ पर ख़त्म कर रहे हैं। तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। आई एम श्योर कि कोई 3-4 दिन के बाद ये दोनों ममालिक अपने पॉइंट अपनी लीडरशिप डिस्कस करेंगे, उसको डेलीब्रेशन करेंगे और फिर दोबारा मीटिंग होगी। आई एम श्योर कि वो ये पाकिस्तान में हो, जहाँ भी हो, वहाँ पर मीटिंग करेंगे और वहाँ पर बैठ के दोबारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगी, कोई ना कोई खाल जरूर निकल है। और दे हैव ट्राइड, अमेरिका ने देख लिया कि इतनी ज़्यादा मिलिट्री माइट यूज़ करके, इतना ईरान का नुकसान करके भी वो ये देख लिया कि वो ईरान पे कब्जा किस नहीं दे सकते, और इसलिए वो भी चाहते हैं कि आप बैठ के इसका मसले का हल निकालें परमानेंट, जो दोनों के लिए विन-विन हो। ईरान की सिंपल कंडीशन थी, अमेरिका चाहता है कि वो न्यूक्लियर वेपन उसकी कोई ग्रेड वो जमीन पर रीच ना करे, वो ईरान पहले ही एग्री करता है। अगर वो ये कहते हैं कि जो 2-3% अलाउड है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का, वो भी ना करे तो दैट विल बी अनफेयर। मे बी इसी से कई डेडलॉक हुआ कि जी हम ये वो कहते हैं जी कि ईरान का इसमें वो ये चाहते हैं कि ईरान जो है वो कमेंट कीजिएगा अभी। जी देखिए आरिफ साहब, 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आई हैं। एक तो ये बात कही जा रही है कि जी ये जो अब बैकडोर चैनल है डिप्लोमेसी के, ये खुले रहेंगे। अभी मेरी इत्तलात जो हैं उसमें हमने देखा कि एक बड़ा फरीक भी इसमें, बड़ा बंदा भी इसमें शामिल था, वो सेंटकॉम के चीफ ब्रेड कूपर भी जो है ना वो आए हुए थे के साथ, अपना जेडी वैंस के साथ। जेडी वैंस जो है वो अब आप देख लें नेक्स्ट इलेक्शन लड़ने की भी उनकी बात हो रही है। ये जो है ये कहा जा रहा है कि जंग के खिलाफ है। फिर आपने न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी देखी होगी जिसमें वो कहते हैं कि डीप स्टेट जो है ना इस जंग के ईरान के खिलाफ चाहती थी कि जंग ना हो। अब आगे जो सूरत हाल बन रही है कि इत्तलात आ रही है कि अनडिक्लेयर्ड सपोर्ट यूरोपियन यूनियन की भी, चाइना और रशिया की भी जेडी वैंस और अपना ब्रेड कूपर को हासिल है कि किसी तरीके से ये जंग को रोका जाए। और ये इंटरनेशनल एनवायरनमेंट जो लग रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वार होगी और मामला दुनिया के ख़राब होंगे, ग्लोबल इकोनॉमी हमारी कोलैप्स बड़ी हद तक की है और चली जाएगी। तो बहुत से हमारे तो लोग कह रहे हैं कि जेडी वैंस को उनको इदराक है बड़ी अच्छी तरह से कि ये मिड टर्म इलेक्शन में जिसमें कहा जा रहा है वो हारेंगे और 20 से 22% सीटें उनकी कांग्रेस में कम होंगी, तो वो लेम डक प्रेसिडेंट बन जाएंगे। असल इख्तियारात फिर इनके पास आ जाएंगे, ये काबीना के पास आएंगे।
आपको क्या लगता है कि इस बात का कितना उनको एहसास होगा कि मैं इलेक्शन भी लड़ना है, डीप स्टेट भी इसके खिलाफ है और प्रेसिडेंट ट्रम्प को नाराज भी नहीं करना, और ताकि इस सारे क्राइसिस को और ये बातचीत जो मैं कहूँगा थोड़ा सा सेट बैक कोलैप्स नहीं हुई, ये कंटिन्यू रहेंगे। जी हारिस साहब। देखें, इसमें एक बात याद रखें कि अमेरिका खुद अभी चाह रहा है जो हालात हैं, हालांकि प्रेसिडेंट ने अपने आर्मी चीफ को सैक किया, 8-9 जनरल को सैक किया, जिसकी वजह से अभी काफ़ी पेंटागन में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। सेकंड, जेडी वॉन्स बिल्कुल उनका चांस है प्रेसिडेंट बनने का मिड टर्म इलेक्शन में, और उनकी सबसे ज़्यादा कोशिश यही होगी और है भी कि वो ही शुड हैव दिस फेदर इन द कैप कि मैंने जंग बंदी का मुआहदा फाइनल किया, अकॉर्ड किया, और मैंने अमेरिका को जंग से निकाला, नंबर 1। नंबर 2, मैंने अमेरिका में जो इन्फ्लेशन हुई थी उसको मैंने कंट्रोल किया, एंड दैट मीन्स कि ही इज द राइट कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंशियल, नॉट ओनली फॉर इंटरिम के लिए बल्कि उसके बाद भी तो ही इज अ वेरी यंग लुकिंग प्रेसिडेंट। तो इसके लिए थिंग्स आर वेरी राइट फॉर के उम्मीद करनी चाहिए। और ये देखें, 40 साल के अरसे के बाद पहली दफ़ा अगर आपने किसी को एक रूफ पे 2 पार्टी को बिठाई, पाकिस्तान का बहुत बड़ा कारनामा है, बहुत बड़ा कैंडिडेट, ये मस्ट गो PM एंड फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर। लेकिन इसके साथ ये देखने की बात है कि ये 2-3 मीटिंग और ज़रूर चलेंगी। ना उन्होंने सीज़फायर को ख़त्म करने की बात की है, ये भी उन्होंने कहा कि हम कंटिन्यू करेंगे। हमने अपने पॉइंट जो ईरानी लीडरशिप को दे दिए कंसिडर करने के लिए, मीन्स के दे आर गिविंग टाइम, इट्स वेरी क्लियर। पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त, चाहे नेटो की बात कर लें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, आप मिडिल ईस्ट की बात करें, अमेरिकन पब्लिक की बात करें, अमेरिकन पब्लिक, कांग्रेस, सेनेट, नोबडी वांट्स वॉर एंड अमेरिका इज आइसोलेटेड इन वन सेंस फर्स्ट टाइम। इसलिए उसके भी बहुत प्रेशर है कि वो इसका कहीं ना कहीं हाथ निकाले। मिलिट्री माइट की पूरी कोशिश कर ली, वो नहीं कर सके। और 2 इरिटेंट है मेरे हिसाब से, तो एक ये न्यूक्लियर का होगा, नंबर 2 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का होगा कि उसको कैसे मॉनिटर करना है। तो ये 1-2 मीटिंग के बाद इसका मसला हल हो जाएगा। हाँ, एज लॉन्ग एज ये डिस्कशन हो रही हैं, पॉइंट दिए गए हैं, सीज फायर एंड फोर्स रहती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी खुला रहता है, देन देयर आर चांसेस, ब्राइट चांसेस कि अकॉर्ड होगा। और अकॉर्ड पाकिस्तान में ही होना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान ने इसको इनिशिएट किया। इस्लामाबाद अकॉर्ड होगा जो कि दुनिया में याद रखा जाएगा कि इस्लामाबाद में हुआ था इतनी बड़ी पावर, मेजर सुपर पावर के साथ, और पाकिस्तान ने मेडिएशन करके उसको कराए। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा क्रेडिट है। इस वक्त दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर है, पाकिस्तान फोकस हुआ है, इस्लामाबाद फोकस है, दुनिया के जर्नलिस्ट पाकिस्तान आए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका आए। इसका मतलब पाकिस्तान का कितना सॉफ्ट इमेज दुनिया में गया। ये जर्नलिस्ट जो अब लिख रहे हैं, भेज रहे हैं, बहुत बता रहे हैं कि वी आर कंफर्टेबल, वी आर हैप्पी, पाकिस्तान की फूड ऐसी है, लोग ऐसे हैं। तो ये जो एक पाकिस्तान का इमेज सॉफ्ट है, ये भी पाकिस्तान की बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है। और इसमें ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो 3-4 रातें जाग के अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के साथ, और ईरान के साथ, और मिडिल ईस्ट में किंगडम सऊदी अरब में वलीयत के साथ जो कुछ कोशिश की है कि ये एस्केलेट भी ना हो रीजन में, और सेक्टेरियन क्लैश भी ना हो, ईरान खलीज ममालिक की लड़ाई ना हो जो चाहता था इजराइल, तो ये आपस में लड़ भिड़ के कमज़ोर हो जाए और मेरा ग्रेटर इजराइल का ख्वाब पूरा हो जाए, वो भी उसको डिनाई किया। तो आई थिंक वी शुड बी वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह आप अनकरीब देखेंगे इसके दोबारा सेटिंग होगी। अच्छा हारिस नवाज साहब, क्योंकि पाकिस्तान का नाम तो मीडिएटर के तौर पे लिया जा ही रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान गारंटी भी हो सकता है अगर चीज़ें प्रिवेल करती हैं। इसके साथ साथ सऊदी अरब और टर्की के हवाले से भी ज़ाहिर नाम सामने आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये जो 4-5 दिन हमारे पास बचे हैं, यहाँ पर कोई और वेन्यू भी डिसाइड हो सकता है या कोई और मुल्क भी इंटरवीन कर सकता है, लाइक एज आई एम टॉकिंग अबाउट टर्की या सऊदी अरब, तो ये मिलकर भी क्या बात को आगे बढ़ा सकते हैं ताकि कम अज़ कम इसका हल निकले? जैसे कि आप भी बात करें, वी ऑल नो दैट कि अभी तो इसराइल के अंदर भी इलेक्शंस आने हैं, इसके अलावा मिड टर्म इंतखाबात अभी अमेरिका में भी होने जा रहे हैं। तो दोनों के जो ममालिक में अवाम है वो नहीं चाहते कि जंग हो, और अगर जंग खुदा न खास्ता प्रिवेल करती है तो फिर दोनों की जो क्रेडिबिलिटी है नेतन्याहू की, और अगर हम ट्रंप की बात करें तो वो बहुत ज्यादा मुतासिर भी होगी। देखिए, नेतन्याहू की तो जब तक लड़ाई चार्ज वो कर रहा है, जब तक वो बैठा हुआ है प्राइम मिनिस्टर, डे इलेक्शन ये लड़ाई खत्म होगी, he will be gone forever.
ये तो बड़ी क्लियर बात। इसी वजह से लेबनान में जहाँ लड़ाई से नजर आई कि बंद हो रही है सीज़फायर, उसने लेबनान में शुरू कर दी है। नंबर 2 बात ये कि देखें वेन्यू जो है ना, ये पाकिस्तान बहुत सूट करता है। टर्की के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन टर्की नेटो मेंबर, इसलिए वहाँ पर नहीं हुआ। ईरान आपने तो जो रीजनल लीडर जो है वो सऊदी अरब है, लेकिन सऊदी अरब ईरान का आपने सामने जो प्रॉब्लम हुआ और वहाँ अमेरिकन बेसिस हैं, दैट्स द रीजन। तो पाकिस्तान के ऊपर देखें, टर्की ये ईरान भी ट्रस्ट करता है, फुल ट्रस्ट करता है, और पर्सनल रिलेशनशिप है हमारे फील्ड मार्शल की ईरान की लीडरशिप, दे हैव सर्व टुगेदर जी। उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ही रियली लाइक्स फील्ड मार्शल। वो कई दफ़ा कह चुके हैं कि आई लाइक हिम, ही इज अ गुड गाय एंड ही इज अ फाइटर। और जब रात को जिस दिन ये चीज़ पर फाइनली अनाउंस हुआ है, उस दिन भी रात पूरी रात ही वाज इन टच विद प्रेसिडेंट, हमारे फील्ड मार्शल प्रेसिडेंट ट्रम्प और ये जेडी वांस, इनके आप मुज़ाकरात थे और वो मशवरा करते प्रेसिडेंट ट्रम्प फील्ड मार्शल थे। यहाँ तक कंफर्ट लेवल है, इसलिए मुझे यकीन है कि शायद इस्लामाबाद में ही दोबारा हो। इट इज़ अ वेरी गुड। और फिर एक जगह हो गए इलेक्शंस, यहाँ उन्होंने सारा देख लिया है, दे मस्ट हैव फेल्ट वेरी कंफर्टेबल। बहुत पाकिस्तान की हुकूमत ने अवाम ने मेहमान नवाजी की है, जर्नलिस्ट की, इंटरनेशनल मीडिया की, एंड आई विल एक्सपेक्ट अगर दोबारा भी हो तो पाकिस्तान में सॉफ्ट इमेज जा रहा है ना, वो बहुत एक हमारी प्रोजेक्शन है दुनिया में। एक इंडिया ने एक गलत रंग दिया होता है कि पाकिस्तान हार्ड स्टेट है, यहाँ पर टेररिज्म होता है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, फ्रेंडली बिजनेस एनवायरमेंट्स नहीं है, यहाँ इन्वेस्टर नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें आप देख लें। फिर पाकिस्तान की इस सफारतकारी में एक और देख लें कि अमेरिका और कतर ने $5 बिलियन पाकिस्तान को दे रहे हैं, जो उनका एक डेफिसिट आ रहा था बिकॉज आपने यूएई को उसका जो फिक्स था वो पैसा वापस किया है। इसे देख लिया हमारी सफारतकारी कितनी अच्छी रही है खलीजी ममालिक के साथ और दुनिया के साथ। और दुनिया के जो पैगाम आते हैं सफरान मुमलिकत के प्राइम मिनिस्टर को और फिर हमारे फील्ड मार्शल को नेक तमन्नाएं, कौन मुबारक के, और जी हम बताएं व्हाट वी कैन हेल्प इन दिस कि ये कामयाब हो जाए, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी। और इंडिया में उसी तरह सफ़े मातम आपको पता है कि किस तरह मचा हुआ है, किस तरह रोना पीटना पड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए बहुत ये होल्ड करना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपने दो ममालिक जो 40 साल से एक दूसरे से कनेक्टेड थे, उनको आपने ला के एक छतरी के नीचे दिया। और फिर उसके बाद देखिए हमारा मेडिएट कराना, अब फाइनल करना नो करना उनका अपना काम है, बट स्टिल वी कीप स्ट्राइविंग के ये दोबारा बैठ सके। सही। तो पाकिस्तान ने अपना काम बड़े बेहतरीन अंदाज से किया और विन विन सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। अब इसके एक बार फिर आपको बोलूं, उसकी खुसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहेंगे। और पाकिस्तान के लिए पिछले 1 से 2 रोज़ बहुत ही तारीख साज रहे, बहुत ही अहमियत के हामिल रहे, चूँकि कल होने वाले मुज़ाकरात ने, जो कि ज़ाहिर आज की तारीख में भी दाखिल हो चुके थे, उसने अब आगे के लिए एक राह हमवार की है कि आगे ईरान और अमेरिका के दरमियान बेहतरीन और कामयाब सालसी पाकिस्तान ने मज़ीद कैसे करवानी है, और जंग बंदी जो अभी आर्जी तौर पर है सिर्फ 14 रोज़ के लिए, इसको मुकम्मल तौर पर कैसे नाफिजुल अमल करना है और कितना लॉन्ग टर्म इस पर अमल दरामद हो सकता है। अब दोनों ही जो फरीकैन थे उनका रवैया, उनका ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज, उनका अंदाज़, उनकी इंटेंशन बहुत पॉजिटिव रही। अब ये मामला आगे कैसे चलेगा, कोई एग्रीमेंट नहीं हो सका, लेकिन ज़ाहिर है आगे की सिटिंग के इशारे मिल चुके हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार है। अफसर कोमल साहिबा सीनियर एंकर पर्सन है। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। अहमद साहब, ये अब जो सूरत हाल रही है, दोनों जानिब से जिस तरह के बयानात सामने आए, जो स्टेटमेंट्स आए, तो ये तो बहरहाल अभी भी इम्कान मौजूद है कि आगे कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। अगर इसी सिटिंग में हो जाता तो शायद एक बहुत मज़ीद एक बड़ी अचीवमेंट होती पाकिस्तान की, एक बहुत ही अच्छी बात हो जाती, लेकिन आगे के लिए भी हमें होपफुल रहना है। जी बिल्कुल, देखिए आज जेडी वैंस साहब की जानिब से भी जो है बिल्कुल इसको डिनाई नहीं किया गया कि टॉक्स जो हैं वो नाकाम हो गई हैं या वो डिच हो गई है, ईरानियंस को डिच कर दिया। ये ज़रूर कहा कि वो हमारे इस पे अब तक इस वक्त तक राज़ी नहीं है। इसका मतलब है कि अभी नहीं है तो आगे हो सकते हैं। तो लिहाजा जब ये जार्गन इस्तेमाल किए जाते हैं इस तरह के सीनियर डिप्लोमेट्स या लीडरशिप से, तो इस तरह की तमाम चीज़ें उससे निकाली जा सकती हैं। इसी तरह ईरानियन जो फॉरेन ऑफिस है उनकी जानिब से भी मुज़ाकरात को जारी रखने का इंदिया दिया गया है। तो लिहाजा इससे पहले कि हम कोई भी राय कायम करें, मेरे ख्याल में जो डिटेल्ड कोई जवाब जो है ईरान का, उसका हमें इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम जो भी हम पोजीशन लें, हमें जो ये मीडिएशन है ना, इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। थ्योरेटिकली मैं अपने आपके जो सामीन है या जो
जो देखने वाले हैं मैं उनको बताता चलूं कि मीडिएशन जो है किसी इवेंट का नाम नहीं है, ये बेसिकली एक कंप्लीट प्रोसेस होता है और प्रोसेस के अंदर ये तो उसकी पहली जो है वो सिटिंग थी। अगर माजी में आप देखें तो जब ये इधर पहले जो जंग से पहले 42 डेज पहले ये जब नेगोशिएशन में बैठे थे तो उसका तकरीबन 7 राउंड्स ऑफ टॉक्स हो चुके थे उनके, और फिर जेनेवा में जाके जो है वो फिर नाकाम हुए और जंग हुई थी। इससे पहले अगर JCPOA का यानी जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो ईरान के साथ यूएस ने साइन किया था प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में यानी 2015 में, तो उसमें तकरीबन 20-22 महीने लगे थे और उसमें भी यही मुद्दा था कि आप न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। और ये तो फिर बाद में फतवा भी दे दिया, अली खामनाई साहब जो है शहीद जो हो गए, अल्लाह उन्हें नसीब करे, उन्होंने फतवा भी दिया, तो लिहाजा वो न्यूक्लियर वेपन की तरफ तो जा ही नहीं रहे थे। तो लिहाजा इसको आप ये ना समझे कि स्पीड के साथ करेंगे, स्पीड जो इस्तेमाल होती है तेजी के साथ चीज अगर होती है तो वो क्राइसिस में अगर स्टेबलाइजेशन लानी हो तो फिर आप स्पीडली काम करते हैं। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने और हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं उन्होंने जंग शुरू होने से या फॉर दैट मैटर स्टेबलाइजेशन को खत्म करने का जो एक धमकी दी हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप ने, तो उससे 3 घंटा पहले जो हमने जंगबंदी करवाई थी दैट रिक्वायर्ड अ स्पीडी एक्शन या स्पीडी जो है दोनों तरफ से उसका इतराफ करना, तो लिहाजा वहाँ स्पीड की जरूरत थी। यहाँ पर ये याद रखें कि 50 साल ऑलमोस्ट लाइक 47 ईयर के जो यूएस और ईरान के दरमियान मिसट्रस्ट है, इसमें आप जो बैठना है इनका, इसमें से उस ट्रस्ट को जो है आपने जो है दोबारा रीगेन करने की एफर्ट करनी होती है, बिल्डिंग ऑफ कॉन्फिडेंस जो है उसकी ये जरूरत होती है। ये एक 21 घंटे की बात नहीं है, ये इसको 21 दिन भी शायद कम पड़े। ये बर्फ पिघलना उसको जरूर कह सकते हैं, लेकिन ये बर्फ पिघलना जो है एक ग्लेशियर है जिसकी बर्फ पिघलनी है, और ग्लेशियर पिछले 47 से जो है वो बर्फ जमती चली आ रही है, तो लिहाजा उसको पिघलने में कुछ टाइम तो लगेगा। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जरूरी थी मेरे ख्याल में आपके देखने वालों के लिए और सुनने वालों के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान ने जो यूएस को और ईरान को अपनी सरजमीन पर बिठाया है और जिसमें वो 21 घंटे यानी जेडी वेल्स साहब का ऑन द लाइटर नोट जो उनका जेट लैग था, उन्होंने सारा जो उसमें जो उनके मतलब कि जागने के टाइम था उनको उसने जो है मुज़ाकरात में सर्व किया है, उसमें उनका बैठना रिपोर्टेडली 3 अदवार का होना कि जिसमें पहले 2 अलग अलग कमरों में, फिर इकट्ठे बैठना, फिर डिनर के साथ होना, फिर टेक्निकल कमेटीज के साथ बैठना, फिर डिस्कशन करना, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। ये एक ऐसे रास्ते की जानिब, एक ऐसी उम्मीद की जानिब इशारा दिलाता है कि जो आइंदा आने वाले दिनों में जिसके ऊपर एग्रीमेंट को बिल्ड किया जा सकता है। लेकिन दोनों अमेरिकन भी और जो ईरानियंस भी हैं, इनके ऊपर डोमेस्टिक प्रेशर्स भी हैं, स्ट्रिंग्स भी अटैच हैं, एक्सटर्नल प्रेशर्स भी हैं, इंटरनल के अलावा इवन जो ईरान के अंदर जो लोग हैं, अब से 1.5 महीना 2 महीना पहले आपने देखा वहां पे हंगामे हो रहे थे, तो वहां पर भी स्पॉयलर्स हैं। तो लिहाजा इसराइल तो है ही है डिस्ट्रक्टर, इंडिया की भी मिसाल आप ले सकते हैं। अभी आपने देखा कि जैसी ये टॉक्स थोड़ी सी स्टॉल हुई है, एक इंप्रेशन आया है, तो फौरन जयशंकर ने अपना जहाज लिया और सीधा यूएई के पास पहुंचा है। और क्योंकि यूएई जो है वो एज पर दी अल जजीरा और दीगर जो मुबस्सर हैं वो कह रहे हैं कि यूएई भी चाहता है कि जंग जारी रहे, क्योंकि उसका खासा नुकसान हुआ और वंस फॉर ऑल ईरान जो है उसको जो है वो मल्टीप्लाइड बाय 0 किया जाए। जबकि जी ठीक है, आपकी जाने दोबारा भी आएंगे। अब जिस तरह से गुज़िश्ता रोज़ भी हम बात कर रहे थे कि ये जो दरवाज़ा भी खुला है, इंशाल्लाह ये आगे भी खुला रहेगा, और जिस तरह से भी अहमद साहब भी बोल रहे हैं कि जाहिर सी बात है हम इससे बहुत सारी चीज़ें अखज़ कर सकते हैं। हमने गुज़िश्ता रोज़ बॉडी लैंग्वेज के हवाले से गुफ्तगू की। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी सामने आया रात गए कि दोनों डेलीगेशन ने आपस में मुसाफे भी किए हैं, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है, एक अच्छा जेस्चर है। जाहिर है जब आप इस तरह से हलीफ आमने सामने होते हैं तो यकीनी तौर पर इस तरह के जेस्चर्स हमें देखने को नहीं मिलते, लेकिन चूंकि बर्फ़ पिघल रही थी, कहीं ना कहीं बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ रहा था, जब भी बात जो है वो मुसाफों तक पहुंची और उसके बाद जब ये जाने लगे हैं दोनों डेलीगेशंस, तो दोनों ने एक दूसरे पर क्लेम किया अब हमने जो बॉल है वो उनकी कोर्ट में फेंक दी है, जबकि अमेरिकन कह रहे हैं अब ईरानियंस की बारी है। तो जाहिर है इतना आसान तो नहीं था, 47 ईयर्स लगे हैं सारी चीज़ को, मामलात को यहाँ तक लाने में, तो हम क्यों फिर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक दिन के अंदर अंदर हमें बहुत कोई नतीजा खेज किस्म के जो मामलात है वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल ये एक्सपेक्ट तो नहीं किया जा रहा था कि पहली मुलाकात में ही जो है वो कोई मुआहदा हो जाएगा, लेकिन यकीनन कल जो एक्टिविटी हुई, खुद जेडी वेंस ने कहा कि 21 घंटे हमारी बातचीत हुई, उससे मुराद ये था कि 21 घंटे मुसलसल जो है इस हवाले से बात होती रही, टेक्निकल टीम्स भी आपस में बात करती रही। जैसा कि हम सब आप भी जानते हैं कि ईरानी टीम के साथ
उनके टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी आए थे। अमरीकी वक्त थोड़ा मुख्तसर था, लेकिन वो मुसलसल अमरीका में राब्ते में रहे, समेत अमरीकी सदर ट्रंप के साथ मुतादिद राब्ते होते रहे इन टॉक्स के दौरान। लेकिन ये बात वाज़ेह ज़रूर हुई है कि इन अमरीका की जो पोजीशन है वो एक बहुत बड़ा मुतालबा कर रहे हैं ईरान से, जिसको ईरान ने स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज़ किया है इन टॉक्स में। सिर्फ कल जो है वो सिर्फ अमेरिका और ईरान आमने सामने नहीं बैठे, बल्कि पाकिस्तान की जो सालसी कर रहा था, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ईरानी वफ्द से भी एक मुलाकात की, फिर अमरीकी वफ्द से भी मुलाकात की, और यकीनी तौर पे दोनों को एक पैगाम दिया होगा कि किस तरीके से एक मुस्तकिल मुआहदे की तरफ या एक संजीदा मुज़ाकरात की तरफ जाया जा सकता है, किन पॉइंट्स पे दोनों फरीकैन सोच रहे हैं वो, क्योंकि पाकिस्तान का काम पैगाम रसानी का रहा है इस सालसी के सिलसिले में। लेकिन अमरीका जो मुतालबा कर रहा है, जो भी वजाहत हो गई हमारे सामने जेडी वैंस के बयान से, वो ये कहते हैं कि ईरान एटमी हथियार न हासिल कर सके, यूरेनियम इनरिचमेंट जो इनरिच्ड यूरेनियम है वो जिस तरीके से ट्रंप कहते रहे कि वो हवाले कर दे, और एक ऐसा मुआहिदा करे, मारूफ जो एक आज मुझे क्लैरिटी मिली है इस मुज़ाकरात के बाद, एक ऐसा मुआहिदा किया जाए कि जिसकी कोई तारीख ना हो खत्म होने की। जैसे ओबामा के दौर में जो न्यूक्लियर डील हुई थी उससे मुख्तलिफ, क्योंकि उसके अंदर कुछ टाइम फ्रेम तय था, कितना इनरिच कर चुके हैं, कितना कर सकते हैं, कुछ इफ्स एंड बट्स थे। यहाँ पर ईरान को कहा जा रहा है कि आप मुकम्मल तौर पे ताहयात जो है इस बात को, इस आइडिया को ही आप लिख कर दे दें कि आप कभी भी एटमी हथियार हासिल नहीं करेंगे। तो ये तो मेरा नहीं ख्याल कि मुमकिन होगा, बिलखुसूस ईरान के लिए, जो इस वक्त वो एक मॉरली एक फातेह अपने आप को करार देते हैं और नजर भी आते हैं। तो उन्होंने बड़ी पोजीशन ली ईरानी वफ्द ने और वाज़ेह तौर पे इसको रिफ्यूज़ किया। दिलचस्प बात ये थी कि उनके साथ उनकी टेक्निकल टीम भी थी न्यूक्लियर के हवाले से, वो लोग बहुत तवील मुज़ाकरात माजी में भी कर चुके हैं और इस हवाले से अपनी पोजीशन वाज़ेह रखते हैं। तो इस जंग शुरू होने से पहले जो ईरान फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने को तैयार था, हमें नजर आया कि कल उन्होंने इस अमरीकी वफ्द के सामने रिफ्यूज किया। लेबनान का मामला भी ज़ेरे बहस आया और इस हवाले से आता है जो जेडी वैंस का बयान है कि न्यूक्लियर के मामले के ऊपर ये तमाम मामला जो है आगे नहीं बढ़ सका है। खुद जेडी वैंस ने कहा कि ये अच्छी बात है कि हमने 21 घंटे बात की, ये बुरी बात है कि इत्तेफाक ना हो सका और ये बुरी बात ईरान के लिए है। तो अभी भी वो एक ईगो की जंग जो हमें नजर आई है दोनों के दरमियान, तो कुछ भी कहना मेरी नजर में अभी कबल होगा। लेकिन अब ये अहमद साहब, ये जो पॉइंट्स 5-6 बड़े बुनियादी थे, जिसमें यूरेनियम के मामले पे ज़ाहिर 21 सेटिंग्स भी हो जाएं, 21 घंटे तो बहुत ही कम थे, वो 21 सेटिंग्स में भी शायद वो मामला नहीं तय हो सकता। लेकिन जो कम इंटेंसिटी वाले पॉइंट्स थे, लेबनान में जंग बंदी वाला मामला, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को एक्टिव करने वाला, उसको प्रॉपर ओपन अप करने वाला मामला, तो इन पर आपका लगता है कि ज़्यादा इस वक्त जोर देना चाहिए, चूँकि यहाँ जहाँ से पॉजिटिव कोई राह खुल सकती है उन मामलात को पहले डिस्कस करके और पॉजिटिवली मामलात को आगे बढ़ाया जाए, ना कि उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जाए जो कि फिर मुस्तकिल एक डेडलॉक की कैफियत को बरकरार रखेंगे? देखिए, इस वक्त जो जहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप जो है इंतहाई सेंसिटिव हुए हैं और दौरान मुज़ाकरात भी वो स्टेटमेंट्स देते रहे। कल वो अपने आप को दिखा रहे थे कि कोई वो रेसलिंग देख रहे थे जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे, अपने आप को एक किस्म को दिखा रहे थे कि डैम के अबाउट इट, वो जिस तरह उनकी पर्सनैलिटी है। बट अगर वो किसी चीज पे अगर फोकस थे तो वो अपना हरमुज का खोलना था। हरमुज का खोलना इसलिए जरूरी हो चुका, जो जंग से पहले खुला हुआ था अब बंद हो जाना, ये तो एक बड़ा फिजिकल, ये टेंजिबल काइंड ऑफ इंडिकेटर है कि यूएस ने पूरी दुनिया को एट स्टेक पे डाल दी है और स्पेशली इकोनॉमिकली भी, और रिसेशन का बिल्कुल इस वक्त आमद है अगर अपना हरमुज नहीं खुलती है। लेकिन एट द सेम टाइम मॉरली और डिप्लोमेटिकली अपने कार्ड्स को अच्छा खेला ईरान ने और उसने कहा कि जो हम डायरेक्ट थ्रेट नहीं देते, हम उनके लिए अपना एयरपोर्ट खोले रखेंगे। तो लिहाजा यूएस को तो वैसे ही डेलीगेट कर दिया। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप मजीद खफा है कि नाटो ने भी साथ नहीं दिया, यूरोपियन यूनियन ने साथ नहीं दिया, और उससे बढ़ के ये कि जो क्वाड उन्होंने बनाया था जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अपना, उसने भी कोई खातर खा पोजीशन नहीं ली है। इसके साथ साथ जैसे इसराइल चाह रहा था या फॉर दैट मैटर अमेरिकन चाह रहे थे कि मशरिक़ वस्ता के ममालिक वो ईरान के खिलाफ वो यूएस को ज्वाइन करें, वो भी ना हुआ। तो लिहाजा इन डायलॉग के अंदर अब जब ईरानियन पोजीशन आएगी तो उसमें बड़े वाज़ेह तौर पर पता चलेगा कि बिसाइड्स दिस न्यूक्लियर थिंग, जिसमें कि JCPOA में तो फ्रेमवर्क दिया हुआ था कि शायद 15 ईयर्स का था, ये 20 ईयर्स का टाइम फ्रेम था कि जिस तक वो जो है लीगली वो बाइंडिंग थी उनके ऊपर। इस वक्त अगर ओपन एंडेड छोड़ते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको जो है वो JCPOA को खत्म किया था, तो ये तो खुद उन्होंने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी थी। अब ना वो उसके JCPOA के तहत वो जो है किसी किस्म की बाइंडिंग में है, और ड्यूरिंग द वॉर जो है ईरान ने थ्रेट भी दिया कि वो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है NPT, जो कि रोकता है किसी भी नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट को न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनने से, उसकी मेंबरशिप से भी जो उसने साइन कर रखा वो निकल आएगा बाहर। तो न्यूक्लियर की तो बात कर दी जेडी वेंस ने,
लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है, वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में जो है वो डिसअपॉइंटेड नजर आए जेडी वेंस, लेकिन उन्होंने कोई बहुत डिसमिसिव लाइंस नहीं बोली हैं, या इस तरह की पोजीशन नहीं ली है कि जिससे लगे कि यूएस कह रहा है कि बस अब सिर्फ लड़ाई होगी मुस्तकबिल के अंदर। ये खुशाइन चीज है, जैसे हमारी दोस्त भी कह रही थी अभी। तो लिहाजा हमें ऑप्टिमिस्ट रहना चाहिए, और जब इनकी चीजें ईरानियंस की जानिब से सामने बाहर आएंगी तो आई एम श्योर कि इस पर अपना हरमुज को खोलने के ऊपर बात वो लाजमी डाइल्यूट करेंगे, क्योंकि अगर वो कुछ कंसेशन मिलता है ईरानियंस को तो लाजमी इसके पीछे जाएंगे। इसके अलावा शायद वो जो ये कह रहे थे कि आप यहाँ से 13 जो आपके बेसिस हैं मशरिक़ वस्ती में, इनको पैकअप करें और यहाँ से निकलें, तो मेरे ख्याल में उसके ऊपर भी शायद वो कुछ थिनिंग आउट काइंड ऑफ चीज अरेंजमेंट करेंगे। थिनिंग आउट मीन्स कि जहाँ पहले अगर उनके 10 जहाज थे तो शायद वो 5 जहाज हो जाएंगे, यानी थोड़ा सा डाइल्यूट कर देंगे नंबर ऑफ फोर्सेस के हिसाब से। तो क्या ये यूएस को एक्सेप्टेड होगा? मेरे ख्याल में ये वो ऐसी सेंसिटिव चीजें थी जिसपे कि ईरान और यूएस के दरमियान जो 180 डिग्री अपार्ट पोजीशंस हो सकती हैं। लेकिन इस वक्त ईरान को अगर देखा जाए तो वो मॉरली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली और खास करके मिलिटरीली जहाँ पे 42 डेज उसने सरवाइव किया है, वो हायर ग्राउंड्स के ऊपर है। वो दुनिया में जितने भी एनालिसिस के तरीके हैं, जो मेयार हैं, क्राइटेरियाज हैं, उसमें ईरान इस जंग में अब तक फतह का झंडा जो है उसकी तरफ टिल्टेड है और उसके पास है, जबकि अमेरिकन जो है रीगेन करना चाह रहे हैं। तो लिहाजा जब ईरानियंस की कोई पोजीशन सामने आएगी तब बेहतर तौर पे जो है गिना जा सकता है, क्वांटिफाई किया जा सकता है कि क्या ये डायलॉग आगे बढ़ेगा, जो कि मुझे लगता है कि बढ़ेगा। और इसी सिलसिले में जो इसाक डार साहब ने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो भी खासे होपफुल थे और उन्होंने भी इस बात पे जोर दिया, बिसाइड्स ऑस्ट्रेलिया एंड पॉप जो है क्रिश्चियंस के, उन्होंने भी कि मजीद जंग की तरफ ना जाएं, एस्केलेट ना करें, और ये जो आपकी जंगबंदी है इसको मुस्तकिल जंगबंदी बनाई जाए। ओके, यस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जायशा साहब, अब जब सारे पॉइंट्स हमारे एक तरफ होते नजर आ रहे हैं और जो यूरेनियम एनरिचमेंट की बात हो रही है, ये कहा जा रहा है कि उसको बिल्कुल 0% पर ले आएं, तो ये तो लॉ भी नहीं कहता। अगर कोई यूरेनियम की अफजूदगी चाहता है तो वो कम से कम 3 to 4% तो रख सकता है। सो ये मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि अगर इस पर डेडलॉक बरकरार है तो फिर इसमें तो जाहिर लचक तो अमेरिका को दिखाने की जरूरत है, क्योंकि बाय लॉ अगर देखा जाए तो ईरान जो है वो उनका जो मौक़िफ़ है वो तो बिल्कुल सही है, उनका जो स्टेटमेंट सामने आ रहा है, जो उनका स्टैंड है वो तो हमें बिल्कुल मौक़िफ़ उनका पॉजिटिव नजर आ रहा है। जायशा साहब, जाहिर साहब शायद आवाज़ नहीं जा रही। एग्जैक्टली मिनाज साहब, आप ही इसी का जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि 0% पे अगर अब यूरेनियम को ले जाने की बात हो रही है और वो भी किसी किस्म की कोई बाउंड्री नहीं, कोई कैद नहीं होनी चाहिए, बस ये अनकाउंटेबल चीज़ें अब सामने आती जा रही हैं, तो इसको इस मामले पर फिर किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि जाहिर है अब फिर जो बॉल है वो तो अमेरिका के कोर्ट में आ चुकी है ना, क्योंकि उनको ही अब लचक दिखानी होगी। देखिए, आर्टिकल 2 और 3 इफ आई करेक्टली आई रिमेंबर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का, उसमें नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को आर्टिकल 2 में कहा गया कि आप न्यूक्लियर वेपन्स नहीं लेंगे, और आर्टिकल 3 में या 4 में कहा गया कि हम आपको, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन जितनी एनरिचमेंट नहीं, लेकिन आपको के लिए आप जो है न्यूक्लियर की या दुनिया जो है आपको असिस्ट करेगी अगर आप नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का हिस्सा बनते हैं। तो ईरान एनपीटी का मेंबर होने के नाते उसका तमाम राइट है, लीगली, मॉरली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, कि वो यूरेनियम रखे या एनरिचमेंट करे पावर जनरेट करने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को या रिसर्च रिएक्टर के तौर पे उसका राइट है एज पर दी एनपीटी जो है वो रिजीम के तहत। अब उसका ये कहना कि बिल्कुल उसको जीरो कर दें या जितनी यूरेनियम है वो आईईई के हवाले कर दें या अमेरिकन के हवाले कर दें या थर्ड किसी कंट्री के हवाले कर दें, तो ईरानियंस एक सॉवरन कंट्री है, पर्शियन एम्पायर रही हुई है, उनकी हेरिस्टिक्स अपने आप को एक ताकतवर जो है वो एम्पायर के तौर पर उनकी हेरिस्टिक्स हैं, वो कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, और जिसका उन्होंने मुजाहरा इस 42 डेज की वॉर के अंदर भी किया है। उन्होंने इतना नुकसान उठाए हैं, लेकिन जिस तरह को उन्होंने रिएक्ट किया है कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए, उसकी मिसाल माजी में तो एटलीस्ट नहीं मिलती है ईरान की जानिब से। तो इस वक्त ये कहना कि आप टोटली जीरो कर दें यूरेनियम को, ये लीगली भी वो ईरान को नहीं कह सकते और ना ईरान इसको करेगा, और किसी भी किस्म की इस तरह की चीज एनपीटी इटसेल्फ को जो है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इटसेल्फ को डाइल्यूट करेगा, और फिर उसकी वक़्त जो है जैसे यूनाइटेड नेशंस की वक़्त अब उस तरह से नहीं रही है जंगे रोकने के हिसाब से उस तनाजुर में, तो एनपीटी की भी नहीं रहेगी। तो आइंदा आने वाले दिनों में डीपीआरके यानी नॉर्थ कोरिया ने जैसे 2006 में सपोज उससे बाहर निकला था, इसी तरह ईरान ने थ्रेट किया, तो कल कोई और मुल्क खड़ा हो जाएगा कि जब मुझे जरूरत होगी तो आप नहीं देखें। तो कभी भी अपनी सिक्योरिटी
जो है वो आउटसोर्स नहीं करेगा। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, ईरान ने कभी ये नहीं कहा कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाएगा। ये एक ऐसा नैरेटिव है जो कि इसराइल का बनाया हुआ है, और माजी में इसी तनाज़ुर के ऊपर इसके ऊपर हमले भी हुए। या इराक के ऊपर जो आपने देखा था 2 मिनट्स और बगदाद जो है वो एक बुक भी इसके ऊपर लिखी गई, अस्फान के ऊपर अटैक हुआ, बुशेर के हुआ, नतान के अंदर हुआ। ये तमाम चीजें सेल्फ कंसीव्ड एक नैरेटिव है जो इजरायली है। कभी भी इतनी एनरिचमेंट नहीं है, और आईएईए ने तमाम इनकी जो एनरिचमेंट साइट्स हैं उसकी ऊपर कैमरास लगा रखे हैं, उसके ऊपर प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग होती है। उनके लोग आते हैं आईएईए के, वो इंस्पेक्शन करते हैं, वो भी इस बात के हामी हैं कि एनरिचमेंट वेपन्स के लिए नहीं कर रहे थे। तो लिहाजा अगर आप एक चीज को माने ही नहीं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी ना माने, और इसके बावजूद आप उस पर अटैक करें, और फिर ये जो पायलट के जो एज पर दी मीडिया, जिस तरह वेस्टर्न मीडिया भी और अल जजीरा भी कवर कर रहा था कि पायलट को रिकवर करने के लिए A-10 के आप कहें कि जो है वो आप C-130 वगैरह को भेजें, तो वो अब लगता भी है कि शायद वो यूरेनियम को उठाने के वास्ते आए थे, लेकिन उसकी कंफर्मेशन ऑफिशियली अभी मौजूद नहीं है। तो लिहाजा ये उनसे डिमांड करना ये ज्यादती होगी, और ये बाकी दुनिया के लिए भी एक रॉन्ग प्रेसिडेंट साबित हो सकती है। जी ठीक है, तो अफसा आप कोई सवाल करना चाह रही हैं अहमद साहब से? जी बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब से मैं पूछना चाहूँगी। अभी हम देख रहे हैं ईरानी साइड से भी बयानात आ रहे हैं मुज़ाकरात के हवाले से। ईरान की वजारत खारजा ने इस बात पे अफसोस का इजहार किया है कि ये उनके बयान में ये कहा गया है कि 2-3 अहम मामलात के ऊपर इत्तफाक राय नहीं हो सका। JD वैंस की तरफ से न्यूक्लियर हमें वजह बताई जाती है जिसकी वजह से कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, आपकी नज़र में जो कालिबाफ साहब हैं जो इस वफ्त को एक तरह से लीड कर रहे थे, ईरानी वफ्त को, बड़ी अहमियत है उनके अल्फाज की। उन्होंने भी कहा है कि अमेरिका ईरान का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहा। मुज़ाकरात जो कि 21 घंटे मुसलसल जारी रहे हैं दोनों तरफ। सो आप समझते हैं कि अमेरिका की तरफ से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पे कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जा सकती थी न्यूक्लियर के मामले पे? हमारे पास एग्जैक्ट डिटेल्स तो नहीं है कि बंद कमरों में क्या बात हुई होगी, लेकिन आपको नजर आता है कि ईरान का एतमाद हासिल करने में कोई खास एफर्ट पुट नहीं की गई है? लेकिन जहां तक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, ये जो बैठते हैं टेबल के ऊपर, ये उसी लिए होता है। मैंने पहले कहा कि मीडिएशन या नेगोशिएशंस जो होती हैं टेबल के ऊपर, वो ये नहीं होता कि आप एक रात में बैठ के तो आप एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर लेंगे या कोई ज्वाइंट कम्युनिके निकाले आएंगे। बेसिकली आप जो 47 ईयर्स का मिसट्रस्ट है उसको ट्रस्ट में बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो लिहाजा ये बयान आना कि 2 से 3 पॉइंट्स के ऊपर हम लोग कन्वर्ज नहीं किए, इसका मतलब है कि 5, 6, 7 पॉइंट्स के ऊपर तो कन्वर्ज भी किए होंगे, या कोई प्रो को किया गया होगा या डाइल्यूट किए गए होंगे अपनी पोजीशंस को। इसका मतलब है कि ट्रस्ट बिल्ड तो हुआ है। अब किस चीज के ऊपर जो है वो मेन, जैसे मैंने पहले कहा कि बेसिस या तो खत्म करने पे बड़ा हार्ड किस्म का उनका हो सकता है, पोजीशन हो सकती है बेसिस खत्म करने के ऊपर, या फिर हो सकती है अपना हरमुस को बगैर किसी शराइत की या बगैर वो जिस तरह पहले फ्री मूवमेंट थी तमाम शिप्स की, उस तरह से अब ईरान कभी भी ये नहीं चाहेगा। उसका आमदनी का जरिया बनता जा रहा है, वो बनने का पूरी अपॉर्चुनिटी उसके पास आ गई है। और जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी भी है, अनक्लॉज जिसे कहते हैं, उसके मुताबिक भी जो जिसका मेंबर ईरान मौजूद नहीं है, उसमें ईरान सेक्रेटरी उसका भी नहीं है अनक्लॉज का, जिसमें कि आप 22 किलोमीटर तक आपके जितना पानी होता है आपकी जो खुश्की के साथ से आगे तक, वो आपका अपना पानी होता है, वो आपका सोवरन आपका इलाका होता है। इसी तरह वो चीजें शेयर हो रही हैं। 21 किलोमीटर का वो नैरोस्ट इलाका बनता है ईरान का, जो जाके ओमान के साथ लगता है। इसी तरह ओमान का भी जो है वो ईरान के साथ, तो वो जॉइंट तभी ईरान ने बात की कि ओमान और ईरान मिलकर टॉल लेंगे, उसके लिए कोई मैकेनिज्म बना देंगे, लेकिन अब इसको फ्री राइड नहीं होने देंगे। लेकिन आपकी ये बात के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में इसने कंट्रीब्यूट किया होगा, यस, बीइंग एन ऑप्टिमिस्ट आई थिंक यस, क्योंकि ये जो इनका आना भी जो है JD वैंस का, या फॉर दैट मैटर राक्ची साहब, पहले सुनने में आता कि शायद वो नहीं आ रहे और स्पीकर शायद आएंगे, दोनों बहुत बड़ी फिगर्स हैं जिनके पीछे जो है वो टारगेट भी कर रहे हैं इसराइल को। इनका यहाँ पर आना, अच्छा मिरान साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप बाकर कालिबाफ की जानिब इशारा भी कर रहे हैं। अभी उनका स्टेटमेंट आ गया है, रिसेंटली हमने नाजरीन को भी दिखाया भी है। वो ट्वीट कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि मुज़ाकरात से पहले इस बात पर जोर दिया गया था कि हमारे पास नेक नियति और इरादा मौजूद है, लेकिन गुज़िश्ता 2 जंगों के तजुर्बात की वजह से हमें मुखालिफ फरीक पर एतमाद नहीं है। ईरानी वफ्द में मेरे साथियों ने मुस्तकिल के हवाले से बातचीत की है जो कि मुस्बत नताइज जिसके हमें लगता था कि आएंगे, लेकिन मुखालिफ फरीक
की जानिब से इस मरहले की मुज़ाकराती नशिस्त में ईरानी वफ़द का एतमाद हासिल करने में हम नाकाम रहे। ये भी उन्होंने कहा है कि मैं अपने दोस्त और ब्रादर मुल्क पाकिस्तान की कोशिशों को सराहता हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुज़ाकराती अमल को आसान बनाने में किरदार अदा किया है। शाबाश भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह पाकिस्तान को मजीद तक़वियत दे। ये वो स्टेटमेंट है जो कि अभी हम अपने नाजरीन को दिखा भी रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले अफसा भी इसी हवाले से बात कर रही थी, इस जानिब इशारा भी कर रही थी, वो स्टेटमेंट हम दिखा रहे हैं अपने नाजरीन को। तो अब मिनाज साहब किस तरह से इसको देख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम तो नेक नियति के साथ पाकिस्तान आए थे और पाकिस्तान ने हमें मदऊ किया, हमने खुले दिल से इसका इजहार किया, न सिर्फ इजहार किया बल्कि वहाँ पर पहुँचे और हमारी नीयत भी अच्छी थी, लेकिन जो मुखालिफ पार्टी है उसने हमारा एतमाद ही नहीं जीता, उसने थोड़ा सा भी लचक नहीं दिखाई, वरना शायद मामलात आज बेहतर होते। देखिए, ये जो शिकायत होना या इस तरह की ईरान की जानिब से या फॉर दैट मैटर ये बात जेडी वेंस ने भी की है, देखो 47 ईयर्स से बनता हुआ ग्लेशियर है, मिस्ट्रस का ग्लेशियर है, इसके ऊपर से सतही बर्फ जो है वो आज पिघली है, तो लिहाजा आप ये कहें कि आज सब कुछ हो जाता है, ऐसा नहीं। इस तरह के गिले शिकवे जरूर होंगे। ये गिले शिकवे होने की अलामत है कि आप जो है वो गिले शिकवे करके फिर आप बैठ जाते हैं, या आपकी टेक्निकल कमेटीज बैठ जाती हैं, या फॉर दैट मैटर फॉरेन ऑफिस के या स्टेट डिपार्टमेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, वो बैठेंगे, वो तमाम इस चीज़ के ऊपर बातचीत करेंगे, हो सकता है किसी न्यूट्रल जगह पे या पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान की सॉलिसी को लेके। अब इस तनाजुर के अंदर जो स्पीकर असेंबली का जो ये जो एक्स अकाउंट के ऊपर उनका बयान है, इसे आप बता रहे हैं, ये खासा खुश आइंदा जेडी वेंस ने भी अपनी जो 7-8 ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हैं। अफसर कोमल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन। इसके अलावा डॉक्टर जमील अहमद खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, फॉर्मर एम्बेसडर। वेलकम करेंगे सर। इससे पहले भी हम बहुत बार इस हवाले से गुफ्तगू कर चुके हैं, जबकि मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ना था, क्या कुछ होना था, उन प्रेडिक्शंस पर हम बात कर रहे थे, लेकिन चूंकि अब ये सारा मामला हमें नजर आ चुका है किस तरह से ये आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक से इसमें एक थोड़ा सा हमें ब्रेक नजर आ रहा है, कुछ तातुल हम इसको कह सकते हैं। इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि दोनों के हवाले से हम जब बात करते हैं, दोनों डेलीगेशंस यहाँ पर आए, कम से कम पाकिस्तान की बात रखी गई, पाकिस्तान को अल्लाह ने वो इज्जत और वो वकार दिया जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था। कम से कम दोनों को एक मेज पर लेकर आने में पाकिस्तान कामयाब हुआ। पाकिस्तान ने अपना काम बखूबी अंजाम दे दिया है। अब आगे जो दोनों फरीकैन हैं उनको किस तरह से बात को आगे लेकर जाना है, इस पर बात आकर रुकी हुई है। कुछ 2 अहम पॉइंट्स जिसके ऊपर डेडलॉक की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जो डायलॉग हो रहा था। आप समझते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जो 4-5 दिन बाकी रह गए हैं सीज़फायर के, इसमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है? नहीं, इसमें मजीद बर्फ पिघलने की चांसेस हैं। इसमें जब बर्फ पिघलेगी इन अगले 5-6 दिनों में, तो उस वक्त ये एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि एक जो अच्छी खुशआइन बात ये है, और इसी चीज़ का तज़किरा हम इसी चीज़ का एनालिसिस देते रहे हैं आपके चैनल्स पर, और वो है खुशआइन बात के 15 नुकात थे और जेडी वेंस ने सिर्फ एक नुक्ते का जिक्र किया है, क्योंकि उसमें 2 और पॉइंट्स हैं जो कि ईरान की तरफ से बताया गया, उनके स्पोक्स पर्सन की तरफ से, मिस्टर बकाई की तरफ से, तो इस्माइल बकाई की तरफ से। उस पर मैं आ जाता हूँ, लेकिन वो एक नुक्ता क्या बताया जेडी वेंस ने? वो बताया इनरिचमेंट के हवाले से। इनरिचमेंट के हवाले से चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं, और उस पर क्योंकि मिसट्रस्ट इतना ज़्यादा है, उस पर इजरायली इन्फ्लुएंस और नेतन्याहू की जिद इतनी ज़्यादा है कि वो बहुत मुश्किल हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी और अमेरिकन के लिए भी, कि वो किस अंदाज में क्या कमिटमेंट लें ईरान से, क्या गारंटीज लें कि ना अब ना कभी और वो इस काबिल हो सके, लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस काबिल हो सके। और जेडी वेंस से मैं इसको जोड़ दूंगा अल्फाज से, उनके अल्फाजों से और डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाजों से इसको जोड़ दूंगा मैं। तो ना आइंदा कभी इस काबिल हो सके वो कि जौहरी वेपन बना सके। अब ये क्यों कहा जा रहा है? इसको जोड़ लें, नेतन्याहू ने पिछले कोई 20-25 साल से क्या जिक्र करता रहा है, और इसको जोड़ लें आपके ओबामा के ज़माने में जब नेगोशिएशन 2 साल होती रही, और उसके बाद जाके 2015 में एक JCPOA साइन हुआ, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको कि आमतौर पर कहा जाता है न्यूक्लियर रिकॉर्ड भी कहा जाता है। जब ये साइन हुआ तो फिर वो नेतन्याहू तिलमिला उठे, क्योंकि वो कहते थे कि भाई अगर इन्होंने 3.65 जिसमें कि इजाज़त है NPT यानी कि इंटरनेशनल लॉ जो है, तो उसमें इजाज़त है कि कोई भी मुल्क 3.67 या अगर नेगोशिएट करता है तो 5% तक वो कर सकता है इनरिचमेंट अपनी सिविलियन यूज़ के लिए। सिविलियन यूज़, तो जब एक कानून मौजूद है
और जब JCPO में ये बात शामिल थी जिसमें कि P5+1 यानी 5 जो वीटो पावर की कंट्री हैं और एक उसमें जर्मनी शामिल होके अमेरिका के साथ 2 साल सर जोड़ के बैठे हैं, उसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि JCPO, फिर वो JCPO को रद्दी की टोकरी में डाल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, और वो भी किसके कहने पर, जो खबरें लीक होती हैं, जो तजिया सामने आता है वो यही कि नेतन्याहू के जिद जब वो खत्म कर दिया, उसके बाद ईरान ने कहा कि चलो ठीक है फिर हम आज़ाद हैं, हम उसके मुताबिक फिर अपना एनरिचमेंट कर रहे हैं, तो 60% ले गए, वो 60% ले गए, तो वो फिर 240 किलोग्राम बना गया। ये उनके दिल में और आंखों में बहुत ज्यादा चुभना शुरू हो गया। फिर उनको प्रॉब्लम हुई नेतन्याहू को, अमेरिका को, और उन्होंने कहा कि भाई ये तो अब हमारी पाबंदी के बावजूद जब ये बना गए हैं और 60% तो साइंसदान कहते हैं, उसके बाद फिर हफ्तों की बात होती है न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं। तो उसकी वजह से जून में आपने देखा कि नातान में, इस्फहान पे, फोर्डो पर जो 2-2 हजार पाउंड के बम बरसा गए, वो इसकी वजह से बरसाए गए, और फिर क्लेम किया गया कि खत्म कर दिया हमने इसको, और फिर दोबारा कहते हैं कि नहीं अभी मौजूद है, दफन है जमीन में। तो ये तमाम जो बातें हैं, इसका सिरा जाके, इसका खुरा जिसको पंजाबी में कहते हैं जाके, वो इजराइल से मिलता है। और वो अब जेडी वैंस के पे स्केल से तो ये बात बाहर थी कि इस पे कोई कमिटमेंट कर जाएं, तो जाहिर है इस पे नहीं हो सकती थी। और फिर ये बात भी करनी जरूर सोचनी चाहिए कि 47 साल से जो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे, और 47 साल बाद पाकिस्तान की कोशिशों काविशों के सबब वो इसमें आके आमने सामने बैठकर अच्छे बॉडी लैंग्वेज के साथ 21 घंटे तक उन्होंने डायलॉग किया है। और अब इसकी पॉजिटिव खबर मैं बता देता हूँ, जेडी वैंस ने तो खबर बताई कि हाँ हमारे मुज़ाकरात हुए, ये पॉजिटिव बात है, और उन्होंने कहा कि मनफी बात यह है कि हमारा कोई एग्रीमेंट फाइनल नहीं हो सका। तो मैं तो कहूँगा ये दोनों पॉजिटिव बात है कि पाकिस्तान की इस काविशों, कोशिशों, मेहनतों की वजह से वो आपस में, जिनकी आंखों में खून था, वो आपस में बैठे, उन्होंने अपने डायलॉग किए, उन्होंने बातें कही। 15 पॉइंट क्यों पिघली है, डोनाल्ड ट्रंप क्यों अचानक इंटरेस्टेड हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कि तहजीब खत्म कर रहे थे चंद 4-5 दिन पहले, और उसके बाद जो अचानक क्या बात हुई, जाहिर है प्राइम मिनिस्टर की जो एक ट्वीट आई उसके मुहर्रिकात है। जेडी वैंस भी एक कोई ना कोई कोना और बहाना और कोई ना कोई फेस सेविंग सोच रहे थे कि किसी तरह मैं इसको पोस्टपोन करूं, क्योंकि ये एक बहुत खतरनाक किस्म की वो धमकी दे चुके थे। इस धमकी के वजह से तो इजराइल में शहनाइयां बज रही होंगी, नेतन्याहू तो का दिल तो बाग बाग हो रहा होगा कि चलो अच्छा है एक दफा में ही सारा काम तमाम हो जाए। लेकिन दुनिया ने फिर जब जिस हिसाब से इस पर उस खतरात की घंटी को बजाना शुरू कर दिया कि ये क्या कह दिया एक दुनिया के मजबूत तरीन, सबसे अहमियत के हामिल प्रेसिडेंट ने, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत और अस्करी फौज है, उसने ये क्या बात कर दी। तो उसके बाद जब कांग्रेस मेंबर्स ने, जब उनके अपने कैबिनेट ने, जब रिपब्लिकन्स ने उनको कहा, याद दिलाया होगा, बावर कराया होगा, उनके जहन में ये बात हैमर की होगी, उसके बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक उनको राह हमवार करके दे दी, एक ट्वीट दिया। जाहिर उससे पहले बात की होगी, ऐसे तो ट्वीट नहीं दिया होगा, और फिर उसके बाद ये मामला टल गया। अब टलने के बाद क्या ये इंटरेस्ट में है अमेरिका के कि ये मामला इधर ही थम जाए? क्या ये इंटरेस्ट में है अमेरिका के कि ईरान जो है वो मजीद हरमत को बंद न रखे? क्या ये इंटरेस्ट में है अमेरिका के कि ईरान से रसदगाहें बंद होने की वजह से दुनिया में कहत पड़ जाए, क्योंकि तकरीबन 50% यहाँ से फर्टिलाइजर जाता है दुनिया में, और जिससे खुराक पैदा होती है। क्या वो चाहेंगे कि पेट्रोल की कीमत 110 यानी कि एनर्जी और गैस की कीमत $110 से ऊपर चली जाए? क्योंकि एक सर्वे मौजूद है अमेरिका में जिसके तहत जब जिस गवर्नमेंट में 110 से ज्यादा का डॉलर का जब गैस ऊपर यानी एनर्जी गई है, तो उसके बाद जब इलेक्शन मिड टर्म हुए तो उसमें वो पर्टिकुलर पार्टी, चाहे वो डेमोक्रेट हो या
वो रिपब्लिकन हो, उसकी 20 से 25 सीटें जो है ज़ाया हो जाती हैं, यानी हार जाते हैं। तो इस ऐसी सूरत में जो अगला मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है, रिपब्लिकन के पास तो ना लोअर हाउस रहेगा ना वो अपर हाउस रहेगा, तो फिर तो इम्पीचमेंट जो कि कांग्रेसमैन वहाँ कह रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप क्या इस खतरे को लेंगे? इसकी वजह से ये आगे मुझे चलता हुआ नजर आ रहा है। इन मुहर्रिकात की वजह से मुझे नजर आ रहा है कि ये ठीक है। तो जमील साहब, ये इसका मतलब कि ज़ाहिर है अभी एक पॉजिटिव होप आप कह रहे हैं कि आगे नज़र आ रही है, और जो ये मौजूदा सिचुएशन बनी है, खासतौर पर जो इकोनॉमिक डेंट इस वक्त पूरी दुनिया को, अमेरिका को भी पड़ा है, वो अब अफोर्ड ये गवर्नमेंट इस वक्त नहीं कर सकती वहाँ की लोकल। तो अब सर ये अब जमील साहब का जो ये नुकता है कि 12 पॉइंट्स पर हो सकता है कि एग्रीमेंट हो गया, इसलिए वो इस वक्त डिस्कशन का पार्ट नहीं बने और सिर्फ 3 पॉइंट्स पर बात हो रही है मुज़ाकरात के बाद, जिस पर एतराज़ है। तो ये इसको हम पॉजिटिव परसेप्शन लें, या फिर उन 12 पॉइंट्स को डिस्कस ही नहीं किया गया क्योंकि वो इनिशियल 3 पॉइंट्स पर ये सॉर्ट ऑफ डेडलॉक की सिचुएशन पैदा हो गई? इसमें ऐसा ही नजर आता है। जमील साहब, मैं आता हूं आपकी तरफ, जरा इस पर कमेंट ऐसा ही नजर आता है। और ये बात एम्बेसडर साहब ने दुरुस्त पॉइंट आउट की कि जेडी वैंस ने तो सिर्फ एक नुक्ते पे बात की है, और खुद ईरान की तरफ से भी 2-3 पॉइंट्स का जिक्र किया जा रहा है। ऐसा नजर आता है, क्योंकि हमारे पास एक हद से ज्यादा तफसील तो है नहीं कि क्लोज डोर्स में क्या बात हुई है, लेकिन ये स्टार्टिंग पॉइंट्स थे, जिस तरह अरबाब आप कह रहे हैं, और इससे ज्यादा आगे बढ़ने का ना 21 घंटे नॉन स्टॉप बात करना, बहुत तवील ट्रैवल करके अमरीकी जो वफ्द है वो भी आया हुआ था, और ये मुलाकात भी हम सिर्फ एक मुलाकात की बात नहीं करें, टेक्निकल टीम्स की आपस में बात हुई, फिर सालिस मुल्क पाकिस्तान ने दोनों वफूद के साथ सेपरेटली बात करके भी यकीनी तौर पे दोनों को पैगाम दिया होगा कि किस तरह ये बात आगे चल सकती है। मैं ये देख रही थी कि अमेरिकी मीडिया ने इसको प्रेजेंट किया है एक सिंबॉलिक मोमेंट के तौर, डिप्लोमेटिकली एक ऐसी रेयर मोमेंट के तौर पे, क्योंकि हम जानते हैं कि 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से अमेरिका और ईरान के हाई लेवल की क़यादत कभी आमने सामने नहीं बैठी थी। ये पाकिस्तान के तवस्सुत से इस्लामाबाद में हुआ। सो ये एक बहुत ही रेयर मोमेंट जरूर थी ईरान और अमेरिका, क्योंकि बार बार ये बात आप सुन रहे होंगे, इस ट्रांसमिशन में भी कही जा रही है कि 40 साल से ज्यादा, 4 दहाइयों से ज्यादा दोनों की आपस में बदएतमादी है। अनफॉर्चुनेटली अभी चूंकि वक्त बिल्कुल इस सेगमेंट का खत्म हो गया। अफसा कोमल, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।